जो टॉपिक क्लास में जो भी सीबीएसई इंटर क्लास 10th के उन सभी का साइंस का सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम है कब है 20 फरवरी को। तो 20 फरवरी को जो आपका साइंस का एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए हमने आपका ये सैम्पल पेपर करवाया था, इसका फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट में इसको आपके बाकी जितने क्वेश्चन रह गए वो सारे करवाए जाएंगे। एंड तक जरूर देख लेना, ठीक है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल को प्रेस कर देना ऑल पर, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना, ताकि आपके फ्रेंड्स भी वीडियो देख लो, लाइक करना, ताकि हम मोटिवेशन करें, ठीक है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। इसमें हम करेंगे आपका पार्ट 2 है ये आपका, इसमें आपका साइंस का सैम्पल पेपर करवाया जाएगा, ठीक है। ऑफिशियल है। तो 20 फरवरी को किस तरह का पेपर आएगा, तो उसके लिए हमने शुरू के 3 करवा दिए थे सेक्शन ABC। उसके बाद के जो D और E रह गया गह वाड़ा खंड, वो इस वीडियो में करवाए जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं आपके सीधे क्वेश्चनों पर, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी बता दिए थे कि पेपर पैटर्न क्या है, ठीक है। तो चलते हैं गैप पर। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे देखेंगे 34 क्वेश्चन खंड गह। खंड गह तक हमने ऊपर तक के सारे करवा देते हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ पे जिस तक खंड गह, इसमें आपके 34 से स्टार्ट है और ये क्वेश्चन आपके 5-5 मार्क्स के है, ठीक है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 34 क्वेश्चन है, इसमें आपके ये 2 पार्ट है, A और B। अभी ये आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, इसमें A होगा। इसमें बोला गया है रहमत ने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया के रूप में वर्गीकृत किया। इसने कहा है कि जो रहमत है उसने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया करवाई और उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया के रूप में वर्गीकृत कर दिया। तो अब हमें इसमें क्या आंसर देना है, तो इसमें बोला गया उपयुक्त उत्तर के साथ, यानी आपको इसके उत्तर के साथ रहमान के दृष्टिकोण का समर्थन करनी है, यानी हमें इसका समर्थन करना, ये बताने की ये सही है कि नहीं। और इसमें एक संतुलित रासायनिक समीकरण की सहायता से अभिक्रिया दर्शाई है, यानी इसमें हमें 2 काम करने हैं। एक तो हमें ये बताना है कि जो ये रहमत ने दृष्टिकोण से हमें इसका समर्थन करने की रहमत ने बताया है कि वो सही है कि नहीं, ठीक है। जो अभिक्रिया बताई वो सही है कि नहीं। और दूसरा, इसमें एक संतुलित रासायनिक समीकरण की भी व्याख्या करनी है, ठीक है। ये है A में। और B में बोला गया है लवण जल के इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करके क्लोरीन गैस तैयार करनी, यानी हमें इसमें जल का प्रयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करके क्लोरीन गैस तैयार करनी है। और इसमें दिखाने के लिए एक रासायनिक समीकरण भी लिखना है। दूसरे में भी हमें रासायनिक समीकरण लिखना है और इसमें प्रक्रिया के में बनने अन्य उत्पादों की पहचान व प्रयोग प्रत्येक का एक अनुप्रयोग लिखे, यानी इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें 2 से 3 काम करने हैं। एक तो हमें क्लोरीन गैस तैयार की गई तो इसमें दिखाना है, रासायनिक समीकरण करना है, और रासायनिक समीकरण करने के बाद साथ साथ हमें उत्पाद की पहचान करनी है कि कौन सा उत्पाद क्या है, उसका एक अनुप्रयोग बताना है, ठीक है। ये अब इसका आंसर देखते क्या होगा। तो इसमें पहले का देख सकते हैं रहमत, तो रहमत का अवलोकन सही है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु देखते हैं, हाइड्रोजन परमाणु को एक विषम परमाणु Cl द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, ठीक है। ये होगा। अब इसमें का अभिक्रिया बोली गई थी, तो अभिक्रिया आपकी है CH4+ में Cl2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। CH3Cl+ में HCl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, समझ आ गया इस प्रकार से। अब जो ये दूसरा था लवण जल के इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करके, तो इसका आंसर आप यहाँ पे ये दे सकते हैं, ये वाला इसके नीचे वाला ये B का है, यहाँ पे लिखाने पर ये B से स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ पे 2Na+Cl इसमें H2O हो गया, ठीक है। इसके साथ अभी क्रिया करवाए तो इस प्रकार से ये आपका अलग हो गया, ठीक है। 2NaOH+ में Cl+ में H2, ठीक है। इसमें जो NaOH है इसका अनुप्रयोग है साबुन और अपमार्जक बनाने में, और H2 का अनुप्रयोग है ईंधन के रूप में, ठीक है। ये होगा इसका आंसर। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बी में बोला गया देख सकते हैं रेना ने कुछ अभिक्रियाएं करते हुए देखा कि पदार्थ X है वो यहाँ पे सिरके जैसे गंध वाले पदार्थ Y जिसका उपयोग औद्योगिक विलायक के रूप में किया जाता है के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर एक मीठा महक वाला तरल जेड बनता है, यानी इसमें बोला गया है कि उसने देखा कि उसके पास एक पदार्थ X है, उसने Y का उपयोग करके एक विलायक के रूप में या औद्योगिक विलायक के रूप में, यानी इसने गंध वाले पदार्थ Y जिसका उपयोग औद्योगिक विलायक में किया जाता है के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर एक मीठे महक वाला तरल, यानी इसमें कहा गया है उसके पास पदार्थ था X और Y का उपयोग करके, यानी जो Y है ना उसका उपयोग किया जाता है आपका औद्योगिक विलायक के रूप में, ठीक है ना। उसके साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर एक मीठा तरल सा आपको पदार्थ सा बना जिसका नाम दिया गया जेड। तो इसमें आखिरी जो सूत्र मिला आपको, यानी जो आखिरी का हमें सूत्र जो प्राप्त हुआ वो ये वाला प्राप्त हुआ, देखते हैं C4H8O2 है, ठीक है। ये है तो कास्टिक सोडियम NaOH के साथ गर्म करने पर जेड
सोडियम लवण और यौगिक वाई बनता है। तो इसमें एक्स वाई और जेड की पहचान करनी है, उपयुक्त रासायनिक समीकरण की सहायता से परिवर्तन को स्पष्ट करना है। यानी हमें इसमें साफ साफ ये करना है कि हमें बताना है कि जो पदार्थ एक्स है और जो ये वाई पदार्थ है और जो ये जेड है, इन तीनों के नाम बताने, पहचान करनी है क्या है, ठीक है। और दूसरा काम करना है कि रासायनिक समीकरण की सहायता से इस परिवर्तन को समझाना है, ठीक है, ये होगा। तब इसका यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। जो हमारा एक्स था वो होता है हमारा इथेनोइक अम्ल, ठीक है, जिसका आपका यहाँ पे देखते ये होगा CH3COOH, ठीक है, ये होगा। और दूसरा हमारा वाई, जो वाई पदार्थ वो था आपका इथेनॉल, ठीक है। जो एक्स था वो इथेनोइक अम्ल था, जो वाई है वो इथेनॉल है, ठीक है, इथेनॉल है वाई हमारा C2H5OH, ठीक है। और जो जेड बना वो हमारा देखते हैं इथाइल एनेटोल, देखते हैं एथेनाइट बना हमारा, ठीक है, जो है हमारा CH3COC2H5, ठीक है, ये होगा। जब हमने इसकी अभिक्रिया करवाई इथेनोइक अम्ल की और एथेनॉल की तो हमें ये प्राप्त हो गया, ठीक है, इथेनॉइल एथेनाइट, ठीक है, ये हमारा पदार्थ प्राप्त हो गया। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। उसके बाद इस प्रकार से आप दर्शा दोगे। सिंपल से तो ऐसे आपको बता देना था, सिंपल समझ आ गया, एकदम बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार से आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। बात 35 में आपको नीचे कहा गया, नीचे कुछ परिस्थिति दिया, यानी आपको यहाँ पे कुछ परिस्थितियाँ दी है, आपको व्यक्ति पर इसके संभावित प्रभावों का विश्लेषण करना है। यानी आपको जो नीचे परिस्थिति दी है ना, इनका मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं ये मैं बोला यहाँ पे देखते हैं कि लड़के के विश्व उसके विभिन्न विकास के दौरान विश्व कोश में उतरने में सक्षम नहीं है, हमें ये बताना है, ठीक है। और एक यहाँ पे इस प्रकार से आपको बहुत सारे दिए होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 5 मार्क्स के, ये सारे आपके 5-5 मार्क्स के खंड देख सकते हैं गैस है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आदमी शुक्रवाहिका को अवरुद्ध किया गया, यहाँ पे देख सकते हैं इसका बताना है। उसके बाद देखते हैं प्रोस्टेट और शुक्राशय सक्रिय नहीं है, ये बताना है। इसे इस प्रकार से आपके इन सभी का आंसर बताना है। अब आंसर देखते क्या होंगे यहाँ पे पहले का, ठीक है। ये एक लड़के विश्व उसके भ्रूण विकास के दौरान विश्व कोश में उतरने में सक्षम नहीं है, ठीक है, ये। अब इसका यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ऊपर वाला कीजिए नीचे वाला। इन सभी में आपको अथवे दिए होंगे, ऊपर वाला करना है, नीचे वाला एक करना आपको, ठीक है। तो इसका देखते क्या होगा। एक मैं देख सकते शुक्राणु के बनने के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए देख सकते इसमें बोला गया शुक्राणु निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये होगा कि जो हमारे शुक्राणु बनने के लिए शरीर में जो शरीर में शुक्राणु बनते हैं ना, वो शरीर के तापमान से कम तापमान की उसको आवश्यकता होती है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और दूसरा एक आदमी की शुक्रवाहिका को अवरुद्ध किया गया है, इसमें क्या होगा, इसमें आप देख सकते ही होगा शुक्रवाहिका शुक्राणु के स्थानांतरण का मार्ग है, इसलिए शुक्राणु का स्थानांतरण नहीं होगा, ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आपको ये आंसर लिखने होंगे, ठीक है। और देखते हैं तीसरा, ये सी में बोला गया है प्रोस्टेट और शुक्राशय सक्रिय नहीं है इसमें। तो इसका क्या होगा, जब प्रोस्टेट और शुक्राशय सक्रिय नहीं होता तो वे शुक्राणु के पोषण और गति के लिए स्त्राव नहीं बनाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको बताने कि शरीर में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। मानव मादा के अंडाणु का निषेचन नहीं होता ये वाला, ठीक है। इसमें भी आपको इस प्रकार से देखते हैं निषेचन न होने पर अंडाणु 1 दिन तक जीवित रहता है और फिर गर्भाशय की मोटी पर टूट जाती है। इस प्रकार से आपको ये बताना है, ठीक है। ये आपके इस प्रकार से पूछे जाएंगे लगभग, ठीक है, समझ जाएगा इस प्रकार से। अगर आपको वो समझ नहीं आया कि इनके आंसर कैसे लिखे तो कोई बात नहीं, नीचे आपको अथवे में 2 दिए हुए, या तो ऊपर वाला कीजिए नीचे वाला, जैसे सकते ए। इसमें एक डॉक्टर ने रक्त परीक्षण रिपोर्ट की जांच करने के बाद समीर को अपने आहार में चीनी का सेवन कम करने और नियमित व्यायाम करने की सलाह दी। यानी इसमें डॉक्टर है उसने समीर का चेकअप किया, ठीक है। उसके बाद जो रिपोर्ट निकली उसको देखते हुए डॉक्टर ने सलाह दी कि चीनी का सेवन कम करना चाहिए और उससे व्यायाम बहुत ज़्यादा करना चाहिए, कहा गया, ठीक है। और आपको क्या लगता है कि समीर किस बीमारी से प्रभावित है, इस रोग के लिए उत्तरदायी हार्मोन तथा इस हार्मोन को उत्पन्न करने वाले अंग का नाम। यानी इसमें हमें 3 चीज़ बतानी है। इसने डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी समीर की, तो उसमें उसने बोला चीनी का सेवन कम करना चाहिए और उसके में जो व्यायाम है वो ज़्यादा करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है हमें बताना है कि इसमें कौन सी बीमारी है समीर को, ठीक है। और इसमें हमें बताना है तो इसमें जो ये रोग है वो उत्तरदायी हार्मोन या हार्मोन के उत्पाद करने जो उसमें अंग है उनका नाम बताना है, ठीक है, इस प्रकार से। अगर आपको ये, ठीक है, एक तो ये है, इसमें साफ साफ बताना है कि समीर की जो बीमारी है वो हमें बतानी है कौन सी है, किस बीमारी से वो पीड़ित है, और उसमें हार्मोन को उत्पन्न करने वाले अंगों का नाम बताना है, ठीक है, ये है। और इस बीबी में बोला गया पौधे में तेजी से कोशिका विभाजन वाले क्षेत्रों में कौन सा हार्मोन मौजूद है। नहीं, इसमें बताना है बी में कि जो पौधे में तेजी से कोशिकाएं विभाजन करने वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें जो हार्मोन होता है वो मौजूद होता है, ठीक है, और कौन सा हार्मोन वृद्धि को रोकता है। यानी इसमें हमें 2 चीज़ बतानी है, एक तो बताना है कोशिका विभाजन करने वाले क्षेत्र में कौन सा हार्मोन होता है, और दूसरा कौन सा हार्मोन वृद्धि को रोकता है, ठीक है, ये। अब इसके आंसर देखते हैं। जो ए था डॉक्टर वाला, तो समीर को कौन सी बीमारी है, समीर को मधुमेह से पीड़ित है, नहीं उसको मधुमेह है, तो इसके लिए उत्तरदायी हार्मोन है इंसुलिन, और इससे बनने वाला अंग है अग्नाशय, ठीक है, ये होगा। और दूसरा था बी का, तो बी में आपको होगा साइटोकाइनिन और एबिसिस अम्ल, ठीक है, ये होगा। इस प्रकार से आपको बताए थे, ठीक है।
ये बात 36वां, ये 36वां होगा, ठीक है। 36वां आपको इस प्रकार से दिया होगा, ये आपका आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से चित्र आएगा। उपरोक्त चित्र एक 5 मीटर फोकस दूरी वाले पहले लेंस का, यानी इस प्रकार से 5 मीटर वाला फोकस दूरी का एक लेंस है, इस प्रकार से जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, तो आपको इस प्रकार से 3 दिया है। पहला, उपरोक्त आकृति किस लेंस की, हमें इसमें ये बताना है, जो ये आकृति है इसमें ये किस लेंस की, हमें ये बताना है। और दूसरे में, यदि इस लेंस द्वारा ध्रुव से 7 मीटर की दूरी पर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो गणना करके बताइए कि वस्तु को कहाँ पर रखा गया। यानी इसमें बताया कि जो लेंस है इसके 7 मीटर दूरी पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, तो उसकी तुलना में जो वस्तु है वो कहाँ रखी गई, हमें ये बताना है दूसरे में। और तीसरे में बताना है कि जो प्रश्न दूसरा है उसकी स्थिति के अनुसार हमें एक चित्र बनाना है, ठीक है। यानी आपको 36 में 3 चीज़ करनी है। पहला, इसमें बताना है कि लेंस कौन सा है। दूसरा, इसमें बताना है कि जो वस्तु है 7 मीटर दूरी पर रखी गई है, उसका जो प्रतिबिंब बना वो 7 मीटर दूरी पे और वास्तविक और उल्टा बना हुआ है, तो वह कहाँ पे रखी हुई है वास्तविक में, ठीक है, असल में। और तीसरे में हमें उसका चित्र भी बनाना है, ठीक है। ये है। अब इसका देखते हैं। जो पहले का आंसर है कि कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है। और जो दूसरे का आंसर था, ठीक है, और दूसरे का आंसर क्या होगा, इस प्रकार से। यानी आपको इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आई एफ का, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं एफ का 1/f, यहाँ पे देखते हैं 1/v माइनस में 1/u, इसमें लेंस सूत्र है आपका, इसका प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। इस स्थिति में जो v दिया हुआ है, यानी कितनी दूरी है, उसमें देख सकते हैं 7 मीटर, और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी है, 5 मीटर। यहाँ पे देखते हैं हमें v पता है, एफ पता है, ये 2 चीज़ पता है, बस यू नहीं पता। तो इसमें करेंगे क्या, तो इसमें हम देखते हैं, मान रखते हैं कि 1/5, ठीक है। यानी हमें ये पता है कि एफ क्या है, 5 मीटर, 5 टेक दिया, ठीक है। उसके बाद हमें वी पता है, वी कितना है, 7, तो वी हमने टेक दिया 7, ठीक है। और यू कितना है, 4, तो यहाँ पे हमने टेक दिया 4, मान लिया, ठीक है। इस प्रकार से मान लेने के बाद जब हम इसका हल करेंगे तो यहाँ देख सकते 7 पंजे 35, 5 माइनस 7, तो इस प्रकार से हम करेंगे तो ये -35 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे 4 का 4 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते इस प्रकार से आपका जो ये आंसर आएगा इसका वो आएगा -17.5 मीटर, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और जो वस्तु के उत्तर लेंस के बाई ओर वह 17 मीटर की दूरी पर रखा गया, यानी जो वास्तविक वो स्थिति पर रखा गया है ना, वो 17.5 मीटर की दूरी पर रखा गया। उसके बाद जो प्रतिबिंब बना वो 7 मीटर के बाद का बना, ठीक है, ये होगा। और जो ये तीसरा आदेश में आपको चित्र बना दे, तो इस प्रकार से आप चित्र ये बनाओगे, ठीक है, ये वाला इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखते हैं क्या थे वाला, तो इसमें आपको एक 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई। यानी इसमें बोला गया है एक 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण आपके पास 40 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। उसके सामने हमने 10 सेंटीमीटर लंबी एक पेंसिल टेक दी और वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई। यानी इसमें आपकी 3 चीज़ है। पहला है एक अवतल दर्पण जो 40 सेंटीमीटर है, दूसरा आपकी पेंसिल जो 10 सेंटीमीटर है, और तीसरा है कि उस जो पेंसिल है उसको हमने 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, ठीक है, समझ आ गया। अब इसमें आपको बताना क्या है, तो इसमें आपको 3 चीज़ पूछी गई है। पहला है इस दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति याद करनी है, यानी जो ये आपका बना जो आपकी त्रिज्या वाला अवतल दर्पण है उसके सामने हमने 10 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल रखी 5 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो उसमें प्रतिबिंब है उसकी स्थिति क्या हमें ये याद करनी है। दूसरे में हमें प्रतिबिंब का आकार बताने की क्या आकार है, और तीसरे में हमें उस आकार का आरेख बनाना है, ठीक है। ये आप देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये होगा, सेम है वही फॉर्मूला आपको लगाना है। ये देख सकते हैं एफ वाला ये वाला, ये सेम आपको फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला अपना याद रखना, ठीक है। इस स्थिति में हमारा जो यू है वो हमारा है -5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो हमारा एफ है वो एफ है हमारा r/2, इस प्रकार से -20 आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसमें मान रखेंगे, मान क्या रखेंगे कि एफ है वो हमारा कितना आया, एफ आया हमारा यहाँ पे देख सकते 20, ठीक है, -1/20, ठीक है, इस प्रकार से। और यू हमें अभी पता नहीं है, और हमारा वी कितना आया, यहाँ पे देखते हैं हमें वी पता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा यू कितना आया, यू आया हमारा 5, तो हमारा 5 टेक देंगे इस प्रकार से। माइनस का है तो ये भी माइनस का है, तो फॉर्मूला फिर प्लस हो जाएगा। प्लस करने के बाद इसका जो फॉर्मूला करेंगे उसके बाद हल करेंगे, हल करने के बाद जो हमारे यू आएगा वो आएगा 20/3, उसके बाद इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 6.67 सेंटीमीटर, ठीक है, इस प्रकार से। जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे 6.67 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। और जो दूसरा था, दूसरे में आपको ये वाला फॉर्मूला लगेगा m=m2/m1, ठीक है, इस प्रकार से इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम निकालेंगे, ठीक है। सेम वही है, उस संख्या पुट कर देंगे, पुट करने के बाद जो हमारा m आएगा वो आएगा 4/3, ठीक है। तो ये 4/3 आ गया, आ जाने के बाद हमें इसका प्रतिबिंब बनाना है तीसरे क्वेश्चन में। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस प्रकार से आपका बनेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस प्रकार का, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये सब सारी जो चित्र है आपको पेंसिल से बनानी, तो अपनी पेंसिल ले जाना, ठीक है, इस प्रकार से आपका होगा, समझ आ गया। उसके बाद इसमें जो एड है ये आपका पूरे पेपर का आखिरी सेक्शन होगा। अब इसमें आप
आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 37 से 39 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, यही 3 क्वेश्चन होंगे इसमें, और ये आपके सारे पैसेज के होंगे, तीनों के तीनों, यानी पैसेज के आधार पर आपके इसके आंसर देने हैं। और ये इसमें एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का होगा, जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब जैसे 37वां आपको नीचे एक तालिका दी हुई है इस प्रकार से, ठीक है, 4 मार्क्स का है। अब तालिका के नीचे आपके 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, और इसमें एक और बेनिफिट है, इसमें भी आपको दिया हुआ है। अब इसमें आपको क्या कहा गया वो आप सुनते हैं। इसमें बोला गया आपको इस प्रकार से संकेत दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं ए और एफ के IUPAC नाम, यानी जिसमें ए और एफ है इसमें IUPAC नाम बताना है। यानी इसमें जो ए है, ए यहाँ पे देख सकते हैं शानदार जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में को गर्म करने पर एफ प्राप्त हुआ। यानी हमने उपस्थिति में जो ए को गर्म किया ना और एफ प्राप्त हुआ, नहीं हमें ए और एफ बताना है कि वो उसका IUPAC नाम क्या है, ठीक है, ये इसका। और दूसरे में हमें बताना है जो AC और AF में होने वाले परिवर्तनों को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाना है। यानी इसमें हम 2 चीज़ बतानी है, एक तो हमें बताना है जो ए और ये एफ है, ये इसमें इनके हमारे IUPAC नाम बताना है, और दूसरा जो ये A से C तक जो ये बनी अभिक्रिया, ठीक है, इसको हमें दर्शानी है रासायनिक समीकरण द्वारा। उसके बाद जो ये A और F है इसका भी हमें रासायनिक समीकरण बताना है, ठीक है। अब चलते हैं इनका आंसर करने। जो ये A है हमारा, पहले में A और F का नाम बताना था, तो इसका नाम है A का एथेनॉल और F का नाम है आपका ईथीन, ठीक है, और B में हमें इसकी अभिक्रिया बताई थी, ठीक है। इस प्रकार से आपकी ये बी में इस प्रकार से फॉर्मूला होगा। यहाँ पे आपको बताया CH3 - CH2OH है, यहाँ पे ऊपर सारे नीचे अम्लीय है, तो अभिक्रिया करेंगे इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद जो ए था, ए से एफ का बताना था अभिक्रिया, तो आपको इस प्रकार से अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी, ठीक है, इस प्रकार से अभिक्रिया हो जाएगी, सेव कर दोगे, ठीक है, समझ आ गया। इसके लिए आपको एक बार चैप्टर पढ़ लेना, काम हो जाएगा। उसके बाद इसमें अथवे वाला है, ठीक है, तो ऊपर वाला कीजिए, नीचे वाला अथवे में से, ठीक है, आपको ये करना है। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको बोला गया है 2 व 5वें चरण में अथवा वाले, इसमें बोला गया दूसरा और 5वां चरण, यानी इसमें जो दूसरा चरण है और जो 5वां चरण है, ये दूसरा और ये 5वां, ये 2 चरण है, ठीक है। इसमें आपको रासायनिक अभिक्रिया के नाम बताने कौन सा रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। उसमें आपको यदि एक के को इसके अगले समरूप से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो इस चरणों में बनने वाले यौगिक की पहचान करनी है। यानी हम इसमें 2 चीज़ बतानी है, एक तो हमें दूसरा और 5वें के जो चरण है ना भी आपको दिखाए तो उसके रासायनिक अभिक्रिया के नाम लिखने हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के नाम क्या होंगे। और दूसरा हमें इसमें ए को इसके अगले समीकरण, इसमें हम क्या बताने, इसमें यौगिक की पहचान करनी है, हमें ये 2 चीज़ करनी है, ठीक है, यौगिक की पहचान और रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें जो दूसरा चरण होगा वो होगा ऑक्सीजन, और जो 5वां चरण होगा वो आपका हाइड्रोजनीकरण होगा, ठीक है। और जैसे हम प्रतिस्थापन वाले यौगिक थे वो बताए थे, तो दूसरे चरण में जो यौगिक बना वो होगा आपका प्रोपेनॉल, ठीक है, और जो 5वें में बना होगा प्रोपीन, ठीक है, ये होगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 38 में आपको नीचे दिए आपके आंकड़े दिए हुए हैं, इसमें आपका ए और बी, तो 38 में आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें आप क्या बोला है कि राहुल है, निशा है, उसके माता पिता है, तो उनके कार्यप्रणाली के प्रकार दिखाए गए, यानी इसमें राहुल उसके माता पिता के कार्यप्रणाली यानी कान के प्रकार दिखाए गए हैं, तो आपको इसमें बताना क्या है। तो इसमें आपको इस प्रकार से आपके नीचे क्वेश्चन पूछा गया, ए में बोला गया मुक्त कर्ण प्रणाली या संलग्न जुड़ा हुआ कर्ण प्रणाली कौन प्रभावी, यानी हम इसमें यह बताना है कि मुक्त कर्ण पाली और जुड़ा हुआ कर्णपाली इन दोनों में से कौन सा प्रभावी और क्यों है, ठीक है, ये बताना है। और बी में हमें क्या बताना है कि क्या मुक्त कर्णपाली गुण में वंशानुगत लिंग से जुड़ी होती है, यानी जो मुक्त कर्ण प्रणाली होती है वह वंशानुगति लिंग से जुड़ी होती है कि नियम, ये बताना है, उसका कारण बताना है, ठीक है। और सी में हम बताना है जो पिता है, माता है, राहुल है और निशा, जिसका हमने आपको कान दिखाए, ठीक है, उसका हमें कर्णपाली बतानी कि कौन सी किसकी कर्णपाली है, ठीक है। और इसमें हमें ये जीनोटाइप लिखना है कि उसके जीनोटाइप क्या है, ठीक है, ये सब आपको बताना है, ठीक है। पहले में क्या बताना है, पहले में ये बताना है कि मुक्त कर्णपाली और जुड़ा हुआ कर्णपाली इन दोनों में से कौन सा प्रभावी और क्यों है। और दूसरे में हमें ये बताना है कि जो ये आपकी मुक्त कर्णपाली है ये वंशानुगति लिंग से जुड़ी हुई है कि नहीं है, ठीक है, इसका हमें कारण बताना है। और तीसरे में भी बताना है कि इनके जीनोटाइप लिखने कि इनके जीनोटाइप कौन से है और जो इनके माता पिता बहन है इनकी पता नहीं कौन सी पाली है, ठीक है, कर्णपाली, ठीक है, इसमें ये बताने हैं, ठीक है। अब इस चलते इनके आंसर करने, तो इसमें आपका यहाँ पे दे सकते हैं जो ये आपका इसमें ए था कि कौन से प्रभावी है, इसमें बताया मुक्त कर्णपाली, ठीक है, एक आंसर होगा आपका मुक्त कर्ण, देख सकते कर्णपाली प्रभावी लक्षण है क्योंकि यह आबादी से एक बड़े हिस्से में पाया जाता है, ठीक है। और जी आपका दूसरे का था क्या मुक्त, देखते क्या मुक्त कर्णपाली वंशानुगत लिंग से जुड़ी होती है, तो इसका आंसर है नहीं, यह लक्षण लिंगों से नहीं जुड़ा होता। परिवार व कक्षा के आंकड़े देखकर यह पता चलता है कि यह लक्षण पुरुषों के साथ महिलाओं में भी पाया जाता है, ठीक है, ये का आंसर है। उसी बात सी में हम इन सभी के कर्णपाली बताने थे और जीनोटाइप बताने थे, तो यहाँ पे देखते हैं पिता का होगा आपका मुक्त कर्णपाली, माता का होगा मुक्त कर्णपाली, राहुल का होगा संलग्न कर्णपाली और निशा का होगा मुक्त कर्णपाली। इस प्रकार से आपका है बड़ा एफ छोटा एफ, ठीक है, राहुल का होगा छोटा छोटे एफ, ठीक है, इस प्रकार से आप ये करते हो।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसमें अथवे वाला है, इसमें आपको सुरेश के माता पिता में संलग्न कर्णपाली यानी जो कान की पाली है उसको आपको इसमें प्रकार बोला गया है। इसमें बताना क्या है वो सुन जाओ। इसमें बताना है आपको कि आपको प्रकार बताने हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें बताना है कि जो सुरेश है और उसकी बहन है सिया, उसके कर्णपाली यानी कान का प्रकार होगा क्या होगा वो बताना है, और इसके जीनोटाइप में बताने उनकी व्याख्या करनी है, ठीक है। दूसरे में हमें, ठीक है, इसमें जो सुरेश है उसके पिता है आप देख सकते हैं एफ यानी संलग्न कर्णपाली है, ठीक है। और जो सुरेश की माता है उसकी है संलग्न कर्णपाली है, ठीक है। ये होगा जो सुरेश है उसकी वही है संलग्न कर्णपाली, सीरा की भी है संलग्न कर्णपाली, ठीक है। इस प्रकार से। और इसमें आपको बताना था यदि माता पिता दोनों में अप्रभावी लक्षण है तभी सही बच्चों में प्रभावी लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। ये होगा इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसके आंसर बताने हैं, कुछ मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसानी से लिख दोगे, ठीक है। इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा ना इस प्रकार से होगा, ठीक है। इसका सिर्फ इतना ही होगा। इसमें आपको बस यही बता देते कि सुरेश के पिता की कर्णपाली कैसी है, संलग्न है। सुरेश की माता की भी संलग्न है, सुरेश की भी संलग्न है, सिया की भी संलग्न है, ठीक है। ये है। और यदि माता पिता दोनों में प्रभावी लक्षण होंगे तो बच्चों में भी प्रभावी लक्षण होंगे, ये है। और ये 39वां के पूरे पेपर का आखिरी क्वेश्चन होगा। इसमें आपको इस प्रकार से चित्र दिया होगा, 101% इस प्रकार का आएगा। अब इसमें करना क्या है, तो इसमें बताना है आपको क्या होगा जब स्विच ए को जोड़ा जाएगा, यानी इसमें हमें ये बताना है जब स्विच ए है इसको जब हम इसे जोड़ देंगे तो क्या होगा हमें ये बताना है, ठीक है। आपको इसमें दो स्थिति दी हुई है ए और बी, इसमें स्थिति यहाँ पे देख सकते हैं 2 और 3, ठीक है। इनमें इनकी स्थिति बतानी है, यानी जब हम इसे एक को जोड़ देंगे तो इसमें जो ये 2 है 2 ये वाला, ठीक है, और 3 है, यानी इसमें यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 और ये 3, ये इनकी स्थिति बतानी है कि इनकी स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये बताना है। और दूसरे में ये बताना है जब हम इसे जला देंगे तो जलाने पर लैंप का विद्युत विभवांतर क्या होगा, हमें इसमें विभवांतर बताने क्या होगा, ठीक है, दूसरे में। और तीसरे में बताने कि विद्युत धारा का मान, यानी हमें इसमें विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। इसमें हमें देख सकते हैं प्रत्येक 12 जूल वाले लैंप में जलाने पर, यानी हमें 3 चीज़ें बताइए। पहले में हमें स्विच ए को जोड़ने पर क्या स्थिति होगा ये बतानी है, ठीक है। दूसरे और तीसरे में क्या स्थिति होगी ये बतानी है। दूसरे में बताना है कि जो लैंप है उसमें विद्युत विभवांतर क्या होगा, ठीक है। तीसरे में क्या बताना है, तीसरे में मान बताना है किस चीज़ का मान, ये 2 मान बताने हैं। पहले मान में बताना है कि 12 यहाँ पे देखते वाले लैंप में जलाने पर क्या होगा, और दूसरा आपका 4 वाले लैंप पे जलाने पर क्या होगा, इस प्रकार से, ठीक है। ये होगा। अब इसके आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पहले में होगा आपकी स्थिति क्या होगी, तो ए में होगी सिर्फ 12.0 वाले लैंप जलेगा और बी में 4.0 वाला, ठीक है। इस प्रकार से ओम, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे देखते हैं दूसरे में आपकी स्थिति 2 रहेगी, ठीक है। कौन सी रहेगी हमने बता दी 2। और जो तीसरा है, तीसरे में आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ओम का नियम प्रयोग करते हुए आपको ये करना है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें जो ये आ रही है आपका आएगा 12.0, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रकार से आपको पूरा हल करना है। इस प्रकार से आपकी स्थिति आ जाएगी, देखते हैं स्थिति 3 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद अगला है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं किस लैंप में देखते हैं किस लैंप 4 या 12 में अधिक शक्ति होगी, यानी इसमें बताने कि इन दोनों में किस में अधिक शक्ति होगी, इसमें बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आंसर होगा आपको ये फॉर्मूला लगाना है पी वाला, ठीक है। इसमें V2/R होगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 4 और 12 का आपका फॉर्मूला निकलेगा कि पी का क्या होगा 12 गुणा में 12, 4 हो जाएगा, इसका 36 वोट हो जाएगा, और 12 का हो जाएगा आपका 12 वोट। तो इस प्रकार से हमारे जो 4 वाला लैंप होगा उसमें शक्ति आप देखोगे, ठीक है। यानी इसमें आपको करना क्या है, साथ सीधे इसमें फॉर्मूले कर लो, इसको कर लो, ठीक है। आपको सेम यही 2 फॉर्मूले लगा के, एक तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है जिसमें आपको पता चल जाएगा अंतर में कौन सी शक्ति अधिक है, ठीक है। सिंपल सा था, ठीक है। और इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला लगाना था, बस। इसी प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका पूरा सैम्पल पेपर था, ये हमने आपको करवा दी। यहाँ पे आपका सैम्पल पेपर खत्म। यहाँ पे 39 क्वेश्चन है, 39 क्वेश्चन करवा दिए। कोई डाउट तो कमेंट में लिख दो, इन्हीं में से हो सकता है क्वेश्चन पूछे जाए। तो वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास ताकि वो भी देख पाइए। वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक करके जरूर चले जाना, ठीक है। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। कोई डाउट तो कमेंट में जरूर लिखना।